मेरा नाम रूही है। हमारे नाना जी का बहुत बड़ा घर था जिसमें हम सब एक ही साथ रहते थे। हमारे दादाजी मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते थे। मेरे पापा ने लव मैरिज किया था, इसलिए हम अपने नाना के घर पर ही रहते थे। वहाँ पर मेरे पापा और मेरे एक मामा रहते थे। मेरी मम्मी की हार्ट अटैक के कारण मर गई थी। मामा की भी किसी काम के लिए शहर जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और मामा भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। घर में मैं, मम्मी और मामी के बच्चे और नाना जी हम सब रहते थे। नाना जी अब मेरे पापा को अपना बेटा जैसा प्यार करते थे, लेकिन इस घर में नाना का ही हुक्म चलता था। हर चीज बहुत ज्यादा आती थी क्योंकि हमारे घर में काफी लोग थे और एक नौकरानी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम मिताली था। वह कहती थी कि मेरा असली नाम गीता है, लेकिन गीता मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर मिताली रख लिया। ऐसी खूबसूरत लड़की का नाम मिताली ही होना चाहिए था। वह तो एक नौकरानी थी, लेकिन तेवर महारानी के जैसे थे। मिताली बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी और उसके पीछे मेरे नाना जी का हाथ था। वह मेरे नाना जी की चाहते थे कि मेरे नाना जी का सारा काम वही करती थी। मेरे नाना बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, वह इतनी ज्यादा कमजोर थे। तो उन्हें दवाई देना, खिलाना, उनके कमरे की साफ सफाई करना और जब वह अकेले हो तो उनके पास बैठकर बातें करना, यह सारे काम वही करती थी। मेरे पापा कहते थे कि तुम लोग क्या फायदा इनकी उम्र का, उसमें वह तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। वह कल को इस दुनिया से चले जाएंगे और सारी दौलत मीनल के नाम कर देंगे। तुम सबकी अकल ठिकाने आएगी। मेरे मामा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए पापा को फिक्र सताती थी कि नाना जी की सारी दौलत इन लोगों में बंट जाएगी और मेरे पापा को कुछ भी नहीं मिलेगा और जो मिलेगा बच्चे वह पैसे में से हम दोनों की शादी में लग जाएंगे। इसलिए वह परेशान रहते थे। लेकिन हम नाना के पास बैठते तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नाना जी अजीब गरीब किस्म की बातें करते थे, किसी को पहचानते तक नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ बैठकर क्या करते। मिताली कमरे में होती तो उनके कमरे से हंसने की आवाज आती। मिताली के पास हर वक्त पैसे भी होते थे। एक दिन वह अंदर बैठी थी, मैं भी अंदर बैठी थी। मैं भी अंदर चली गई। सामने का मंजर देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरे नाना जी के हाथ में ढेर सारे पैसे थे। वह पैसे नौकरानी को पकड़ा रहे थे। यह पैसे कम से कम 50,000 तो लग रहे थे। मैंने कहा, यह क्या हो रहा है, आप इतने पैसे क्यों दे रहे हो? तो मेरे नाना जी कहने लगे कि यह उनकी तनख्वाह है। तो मैंने कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 1,000 का नोट दिया, पकड़ा दिया। मैंने कहा 1,000 में आता ही क्या है, नौकरानी को 50,000 दे रहे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह 50,000 नहीं थी और अपनी पोती के लिए 1,000 रुपए। पापा कहते हैं नाना जी के पास जाकर बैठा करो, लेकिन वह तो हमसे प्यार ही नहीं करते। जब उनकी ऐसी हालत है तो अपना वक्त बर्बाद क्यों करें। मैं बाहर आ गई और अपने पापा से टकराई। वह मुझसे पूछने लगे, कहाँ से बौखलाई हुई आ रही हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने सारी बातें बताई तो वह हैरान रह गए। पूछने लगे, ठीक है, तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था? तो मैंने कहा, हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखा। वह खुद उस नौकरानी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि यह इनकी तनख्वाह है। तो पापा ने कहा कि पहली बात तो यह है कि तनख्वाह का वक्त नहीं आया। 25 तारीख को महीना होता है और बीच में हम किसी को भी पैसे नहीं देते। और दूसरी बात कि मिताली की हर महीने की तनख्वाह सिर्फ 10,000 है। तो सिर्फ पापा ने इस 50,000 क्यों दिए? मेरे पापा गुस्से में आए। मेरे पापा नाना को अपने पिता से बढ़कर मानते थे। उनको यह सब जानकर बहुत कि वह खुद को नाना जी की कमरे में जाने से रोक नहीं पाए। मैं भी पापा के पीछे पीछे जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। पापा ने सवाल करना शुरू कर दिया तो नाना जी ने कहा कि इस बेचारी के घर में कोई मुसीबत आ गई है। इसकी बेचारी की माँ बीमार थी तो मैंने उसे पैसे दे दिए। तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और घर में फसाद बनवा दिया। क्या किसी गरीब को कुछ पैसे दिए तो क्या हो गया? मैं बिस्तर पर पड़ा मरते मरते कोई नेकी का काम कर लूंगा तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं पैसे भी तुम लोगों के मुंह में चले जाएं? तुम लोगों से मुझे कोई फायदा है? जब मुझे जरूरत होती है, जब मेरा दिल भरी आता है तो तुम मुझे किसी से बात करनी होती है तो तुम लोग मेरे पास आकर ना बैठते, ना ही बात करनी होती है।
तुम्हारे बच्चे तो फिर भी मैं क्या करूं। पापा तो शर्मिंदा हो गए। मुझे कहा अगर नाना के कमरे में जाओगी तो इधर उधर की बातें मत करना। पापा बहुत परेशान लग रहे थे और गुस्से में भी लग रहे थे क्योंकि उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। वह सीधा अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद पापा ने मुझे एक और खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई। मेरी छोटी बहन काफी छोटी थी, वह 14 साल की थी और मेरी उम्र 20 साल की थी। इसलिए मैं और पापा आपस में बातें करते आ रहे थे। पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक बात बतानी है और इसके बाद में तुम्हें इस घर में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं ध्यान दूंगी। पापा ने मुझसे बताया कि मिताली जरूर कोई चाल चल रही है, झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रही है, क्योंकि कल ही मुझे एक मेडिकल पर उसका भाई मिला जो अपनी दवाइयाँ लेने आया था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, अब कैसी है। तो वह मुझसे कहने लगा आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरी माँ तो गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसने नाना जी से अपनी माँ की बीमारी का झूठ बोलकर पैसे लिए थे, जबकि इसकी माँ को तो इस दुनिया में थी ही नहीं। पापा ने कहा कि यह लड़की बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। तुम इसकी तरफ से चौकन्ना रहना, इसके ऊपर नजर रखना। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर आए। हमारे नाना के घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ही शायद मेरे दोस्त मुझसे बातचीत करते थे और मेरे घर आते जाते रहते थे, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना मिलता था, अच्छी चीज मिलती थी। आप वापसी में उनका किराया भी दे दिया करती थी। यह नौकरानी को देखकर कहने लगे यह कौन है। मैंने कहा यह नौकरानी है। तो वह कहने लगी कैसी बातें करती हो, नौकरानी और उनकी जो सूट पहना है वह 16,000 का है। यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मैं कहने लगी बाकी तो उन्होंने मुझे नेट पर देखकर बताया। वह सूट 16,000 का है। यह नया नया मार्केट में आया है, बहुत कम लोग इन्होंने इस सूट को खरीदा है। तुम्हारे घर की नौकरानी 16,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं। यह सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे तो यह देखकर आग लग गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महंगे महंगे कपड़े पहन आ रही है। वह सारे घर में ऐसी फिर रही है जैसे इस घर की मालकिन है। इसे सिर्फ खाना बनाने का काम ही कहा जाता है, इसे सिर्फ किचन में खाना बनाना ही होता। वह खाना अच्छा बनाती थी और खाना बनाते ही नाना जी के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वह नाना जी के कमरे में चली जाती, कमरे में ही थी और कमरे में हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं तो देखूं कैसी क्या बात है जो हंसे जा रही है, कहीं नाना तो नहीं लुट रहे हैं और यह नौकरानी उठा जा रही हो। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मुझे दस्तक देने का कोई रास्ता नहीं। यह मेरा अपना घर था और मैं इस घर की मालकिन थी, लेकिन यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई कि मेरी जान निकल गई। दरवाजा तो अंदर से बंद था, दरवाजा खुला ही नहीं था और वह हंसने में इतने मशरूम थे कि उसे पता भी नहीं चला कि मैं दरवाजा खोलने की कोशिश की है। मैंने फौरन पापा को कॉल की और यह सब कुछ उन्हें बता दिया। पापा भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम पर मुसीबत आ जाए। नौकरानी दिन ब दिन हम सब के सिर पर सवार होती जा रही थी। इसके तौर तरीके, इसकी हरकतें, इसका घर में सर उठाकर फिरने का अंदाज, इसके पास ऐसा कोई रास्ता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, इसलिए कुछ ऐसा कर लिया था जिसका हमें पता नहीं था। बात का डर नहीं था। अब वह हमारे सामने दनदनाते फिरती थी। अब तो वह हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक बार मैं दूध का गिलास पकड़कर जा रही थी कि मेरे हाथ से गिलास छूट कर गिर गया और दूध जमीन पर गिर गया। मैंने उससे कहा कि यह साफ कर दो। वह खाना बना रही थी। उसने मुझसे कहा कि यह रहा कपड़ा, साफ कर दो। भला कौन सी नौकरानी आपको यह कहती है कि अपना काम खुद करो, जबकि अपनी उसको काम पर रखा है, आप उसे पैसे भी दे रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मेरी नौकरानी से लड़ाई हो गई। मैंने कहा नौकर हो, नौकर की तरह बनकर रहो। तुमसे काम करने को कहा है, तुम तो मुझे बातें सुना रही हो। उठाओ कपड़ा और है सारी गंदगी साफ कर दो। कहने लगी मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना है, जो गलती खुद की है उसे खुद साफ करो। उसने मेरे साथ बहस कर ली और उसने वह साफ ही नहीं किया। फिर वह
बाहर से चपरासी अंदर आए, उन्होंने वह देखा तो साफ कर दिया, जबकि उनका काम नहीं था। मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने यह बात पापा को बताई और कहा कि नौकरानी को घर से निकाल दे। पापा ने कहा ठीक है, इसे तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। पापा ने अगले दिन ही इस महीने की तनख्वाह उसे दे दी और अगले महीने की भी तनख्वाह दे दी और उससे कहा कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, इसलिए हम अगले महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे रहे हैं। वह जाने की बजाय मेरे नाना जी के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उससे मिलकर चली जाऊं, तो मैंने कहा कि वह सो गए हैं, जबकि वह सो नहीं रहे थे। कहने लगी, अच्छा मेरा कोई सामान अंदर पड़ा है। मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या चीज़ है, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। तो कहने लगी, नहीं मुझे कोई गलती नहीं हुई है, तो मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो। वह हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वह उसे कमरे में जाए, लेकिन हम माँ बेटी ने भी उसे जाने नहीं दिया। हमने कहा अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ, और फिर चली गई। हमने चैन सुकून की सांस ली और सोचा कि यह काम हमने पहले क्यों नहीं किया था। वह नौकरानी थी तो हमारी नौकरानी ही, हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई रिश्तेदार थी जिसको घर से निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ होती या तो बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ता। नौकर तो आते जाते रहते हैं। पापा ने कहा कि हम और कोई नौकरानी ढूंढते हैं जो खाना बनाना करे, और इस दफा कोई बड़ी उम्र की औरत लेकर आऊंगा जिसका काम खाना बनाना होगा। हमें इस तरह की नौकरानी नहीं चाहिए। मिताली को इस घर से निकलकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी मिताली को गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि रात हुई थी और नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पापा ने कहा शायद इनका वक्त आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। सब नाना जी के पास पहुंच गए। उनके सिरहाने बैठे थे। वह काफी देर से बुरी तरह रो रहे थे, जैसे ही उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। पापा बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर भी घर में ही मौजूद था। माँ के बच्चे भी आ गए, मामी के बच्चे भी आ गए। सब उनके पास ही खड़े थे, चारपाई की तरफ देख रहे थे। अब आसपास बैठे थे। मेरे नाना को चारपाई पर ही नींद आती थी। उन्होंने अपना जुबान खोली तो कमरे में सारे लोग रह गए। उन्होंने कहा कि मिताली कहाँ है। वह बार बार यही पूछने लगे। हम सब लोग खामोश हो गए। मामी ने कहा पता नहीं कहाँ गई है, इस टाइम तो घर पर ही होती थी। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं उसे काम से निकाल दिया। इतना ही कहना था कि मेरे नाना जी ने मेरे पापा की कलाई को जोर से पकड़ा और कहा कि किससे पूछकर तुमने उसको निकाला है। हम सब लोग हैरान हो गए। उसको बुलाने को कहा। क्या मतलब है, आपको कोई मसला है तो हमें बताएं। डॉक्टर वहां खड़ा था तो कहने लगे कि नहीं, मुझे मिताली की ज़रूरत है। यह सुनकर सब ने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। नाना किस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन मरता क्या करता है। उन्हें जितना जोर डाल रखा था रात के 1 बजे, और बस एक ही रट लगा रखी थी, मिताली को लेकर आओ, मिताली को लेकर आओ। मजबूरन मेरे पापा को जाना पड़ा और उसको उसके घर से लेकर आना पड़ा। वापस आकर बताया कि वह बहुत नखरे दिखा रही थी। कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि तुम्हारा बाप मर रहा है और मुझे लेने के लिए आ गए हो। बहुत बुरी हरकतें कर रही थी। उसके आने के देर बाद ही नाना जी बिल्कुल ठीक हो गए। वह नाना का हाथ पकड़कर बैठ गई। सारे घर वाले हैरान हो गए और मैं कहने लगी कि हमारे घर में हो क्या रहा है, इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे पापा ने कहा कि इस औरत को यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन फिर जो हुआ वह तुम सब ने देखा है। अब यह बताओ कि हम सब क्या करें। मैं तो बहुत परेशान हो गया। नाना जी के सामने पापा ने अपनी इमेज खराब कर दी। वह ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनकी जान से मार डालेंगे। मिताली फौरन से पैसे निकालकर उसे दिए और कहा कि तुम्हारा रोज घर कोई बंद नहीं कर सकता। मैं अभी इधर हूँ, मैं अभी मर नहीं रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ वह लोग कान खोलकर सुन ले कि मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। पानी सर से गुजर चुका था। अब तो सब घर वालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। जो भी हो रहा था वह बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक नौकर का घर के मालिक से इतना करीब होना सही नहीं था। मैंने सब कोई अभी बताया कि जब मिताली अंदर आ जाती है तो अंदर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और
मामी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मरने से पहले हमें शर्मिंदा करके जाएगा। दरवाज़ा बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? पापा ने कहा, तुम सब मिलकर कोई मेरी मदद करो, मैं तो अपनी तरफ से हर कोशिश कर चुका हूँ। तभी मिताली की आंखों में जाते हुए जीत की खुशी थी। उसे पता था कि वह वापस आ जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मिताली मैंने अपने हाथ से लेने का सोचा लिया। मैंने कहा कि मैं देखूंगी कमरे में होता क्या है। मिताली के कमरे में गई और मैंने उसके कपड़े चुरा लिए। मैंने बात किसी को भी नहीं बताई। मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी थी और उसे पर अमल करना चाहती थी। वैसे मैंने मिताली को मुझे यह बात पापा को पता देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यह काम अभी करने को देते और मैं बड़ी बहन बनकर सबका मसला हल करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। जब मिताली किचन में काम कर रही थी तो मैं चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और चपरासी अंकल बचपन से ही मेरे साथ खेले करते थे। वह मेरी बात मानती थे। उसे नौकरानी के कपड़े पहनकर नाना जी के कमरे में चली गई और दुपट्टे को थोड़ा आगे कर लिया। वह मुझे देखकर मुझ समझने लगे कि मिताली है। दरवाज़ा भी मैं अंदर जाकर बंद कर लिया। नाना जी कहने लगे, यह क्या, आज तो हम दुल्हन बनकर आ गई हो, क्या हो गया है? तो मैं आगे सिर हिलाकर दिया तो कहने लगे, अच्छा आज तुम दुल्हन हो और दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हो। मैं जाकर उसके कदमों के करीब चारपाई पर बैठ गई। फिर उसके बाद इस कमरे में जो हुआ वह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात की कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने कहा, पीयूष की दुल्हन होना, पीयूष जल्दी आ जाएगा। मैं जब तुम लोगों की शादी करवा दूंगा और यह काम करके ही मैं इस दुनिया से जाऊंगा। पीयूष कोई और नहीं, मेरे मामा का बेटा था और शायद उसका चक्कर मिताली से चल रहा था। यह दोनों आपस में शादी करने वाले थे। नाना जी को इस बात का पता था। मिताली इस घर की रानी बनने वाली थी, यानी कि खानदान की बहू बनने वाली थी। मैं क्या करती? मैं नाना जी से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आवाज़ थोड़ी बदल गई और मैं वहाँ से बाहर आ गई। मेरी सांस फूली फूली हुई थी। किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या करके आ गई। मैंने फौरन कपड़े बदले और चपरासी से पूछा, इसका पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, वह अपने काम में लगी हुई थी। किचन का दरवाज़ा मैं खुद खोल के इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। मैं पापा का इंतज़ार करने लगी। उनको कॉल किया, वह किसी काम से व्यस्त थे। रात को जब वह घर आए तो मैं उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने पापा को सारी बात बताई। यह सुनकर वह भी हैरान रह गए। पापा ने सारे लोगों को बताया और जब मामी को यह बात पता चली तो बिल्कुल हैरान रह गईं, क्योंकि उनको इस बात का पता भी नहीं था। पीयूष को बुलाया गया। सब मामी के कमरे में इकट्ठा हुए। फिर उसने कहा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इस बात का दादाजी को पता है। आपको शायद नहीं पता कि दादाजी ने हाँ कर दी है और वसीयत भी कर दी है कि हमारी शादी होगी, चाहे वह इस दुनिया में रहे या ना रहे। पापा ने कहा, तुम पागल हो तो नहीं हो, तुम एक नौकरानी से शादी करोगे? सारे घर वालों से मिलकर पीयूष को समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी। वह कहने लगा, नौकर के हैं तो क्या हुआ, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दादाजी मेरे साथ हैं। वह भी नाना जी के साथ जाकर मिल गया और नाना जी ने दूसरे दिन ही ऐलान कर दी कि अगले 3 दिन में इनकी शादी हो जाएगी। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसकी शादी करवा कर ही मैं इस दुनिया से जाऊंगा। इसका आप इस दुनिया में नहीं है। मामी बेचारी रोकती रही। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की शादी हो गई और सजावट भी करवाई गई और खूब धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन असल बात ऐसी कि नाना जी अचानक इस दुनिया से चले गए। हम सब बहुत दुखी थे और एक बड़ी खबर ने हमें परेशान कर दिया। वह एक बड़ा हिस्सा पीयूष और मिताली के नाम कर दिया। हम सब बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे घर का एक शख्स उनसे मिला हुआ था। इस बारे में हमें कभी बैठकर सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हमें अपने नाना जी की
खिदमत करनी लेनी चाहिए थी। अगर हम उनके पास बैठा करते और उनसे वक्त देते तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की, लेकिन कुछ भी हो, पीयूष और मिताली तो अपनी किस्मत चमका गए। नाना जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी जायदाद में हमें जो हिस्सा मिला बस इतना ही कि हमारा गुजारा चलता रहे। मिताली और पीयूष दौलत लेकर दूसरे शहर में जाकर बस गए। वह ना ही हमसे मिलते और ना ही बात करते। मेरे पापा की तबीयत खराब रहती और वह इस कमरे में ही रहते जहाँ पर नाना जी रहते थे। मैं अपने पापा का बहुत ख्याल रखती, उनसे बातें भी करती। मेरे पापा कहते हैं पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो हुआ ठीक नहीं हुआ। इस बात का दुख हमेशा रहेगा और हम सब खानदान को है याद रहेगा। इस खानदान में कोई मिताली नाम की लड़की आई थी जिसने हमें जलील करके छोड़ा था। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।